यहाँ पर हम उपभोग का आय के साथ संबंध देखेंगे। तो जो कीन्स है उसने अपना उपभोग फलन दिया था, जिसे कि कीन्स का मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम भी कहते हैं। उन्होंने उपभोग को आय से संबंधित माना कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उपभोग भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने लायक ये है कि आय जिस अनुपात में बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है, अर्थात आय का उपभोग के साथ जो अनुपात है वो घटता चला जाता है। कीन्स हमेशा अल्पकाल की बात करते हैं, ये तो हमने भी बात की थी। तो उन्होंने यहाँ पर भी अल्पकाल में ही बात की है कि अल्पकाल में आय और उपभोग का जो संबंध है वो क्या होता है कि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग बढ़ता चला जाता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में आय बढ़ती है। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है उसकी आय कम होती है तो उसका उपभोग भी क्या होता है, कम होता है। अब अमीर व्यक्ति है उसकी आय क्या होती है, अधिक होती है, तो उसका उपभोग भी क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती चली जाती है तो वो उपभोग तो बढ़ाता चला जाता है, लेकिन जब आय बहुत अधिक बढ़ने लग जाती है तो उपभोग का भी तो एक क्या होता है, लिमिटेशन होता है ना। तो उतना नहीं बढ़ा पाता, जो उसका शेष भाग है वो क्या कर लिया जाता है, बचत कर लिया जाता है। ये तो आप भी जानते हैं, आपके घर में भी आपके पिताजी कमाते हैं तो जो आय आती है उसका आप क्या करते हैं, या तो आप वस्तु और सेवाओं का उपभोग कर लेते हैं या जो शेष बची हुई आय है उसको हम क्या करते हैं, बचत कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति की आय के दो ही पार्ट होते हैं, या तो उपभोग या बचत। तो उपभोग फलन और बचत फलन, और बचत को ही क्या कर लिया जाता है, निवेश किया जाता है, जो हम आगे जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि उपभोग का मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम कीन्स ने दिया था, जिसके अनुसार आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में आय बढ़ती है। आय उपभोग आय से संबंधित होता है, अर्थात जो उपभोग है सी इज द फंक्शन ऑफ वाई, किससे रिलेटेड होता है, आई से रिलेटेड होता है। यही सारी बात यहाँ लिखी हुई है जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उपभोग फलन को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कंजप्शन फंक्शन। मैंने आपको बोला था ना कि आपको कीवर्ड्स जानने भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप इन फ्यूचर भी इसको यूज़ में ले सकें और आपको समझ में आ जाए। तो कंजप्शन फंक्शन अर्थात उपभोग फलन को कीन्स का मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है। उपभोग फलन कीन्स का ही मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में आय बढ़ती है। आय का कुछ भाग क्या कर लिया जाता है, बचत कर लिया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आय है वो क्या होती है, दो पार्ट से बनी होती है। या तो आय को क्या किया जाता है, कंजप्ट किया जाता है, कंजप्शन होता है या तो, या उसकी क्या होती है, सेविंग होती है। सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग, उपभोग प्लस बचत। तो जो आय है या तो उपभोग की जाती है या जो बची हुई आय है उसका क्या किया जाता है, बचत किया जाता है, और वही बचत आगे निवेश में काम आती है। तो y बराबर सी प्लस एस। तो जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में आय बढ़ती है, क्योंकि शेष भाग क्या कर लिया जाता है, बचत कर लिया जाता है। समझ में आया? तो कहने का तात्पर्य उपभोग वक्र भी बढ़ता हुआ होता है तो बचत वक्र भी कैसा होता है, बढ़ता हुआ होता है। तो जैसे कि हम माने कि आय 100 है और उपभोग भी कितना है, 100 है। ठीक है, अब आय तो बढ़ रही है 200, लेकिन उपभोग किया जाएगा 150। आय बढ़ रही है 300, 100 बढ़ी, यहाँ पर हुआ बढ़कर 200। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता। ये तो हो गई आय, ये हो गया उपभोग। आगे समझ में, और इसी के आधार पर हम उपभोग की औसत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति आगे निकालेंगे। उपभोग पर आय का प्रभाव पड़ता है, कहने का तात्पर्य है कि जो C इज द फंक्शन ऑफ क्या होती है, Y। उपभोग किससे प्रभावित होता है, आय से। ठीक है, आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, यदि आय बढ़ेगी तो उपभोग भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको समझने वाली चीज है कि यहाँ आपसे यदि पूछा जाता है कि उपभोग पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो आय का प्रभाव पड़ता है। उपभोग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो आय है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आय घटने पर उपभोग भी क्या होता है, घटता है। यदि आय घटती है तो उपभोग भी क्या होता है, घटता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उपभोग आय से रिलेटेड होता है, आय से संबंधित होता है, आय से प्रभावित होता है। आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है, आय घटने पर उपभोग भी घटता है। वो तो मैंने आपको बता दिया, उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में आय बढ़ती है, क्योंकि शेष भाग बचा लिया जाता है। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर कहा गया है। उपभोग प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है। अब बच्चों अभी आप कह रहे थे कि मैम अभी तो आप बार बार यही कह रहे थे कि उपभोग आय पर निर्भर करता है, अब ये प्रयोज्य आय क्या होती है? तो बच्चों जो राष्ट्रीय आय हमने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि
जो आय होती है जो किसी व्यक्ति के द्वारा कमाई जाती है, अर्थात व्यक्तिगत आय होती है। जैसे कि मैंने 2,000 रुपये महीने के कमाए, तो 2,000 रुपये कमाने के बाद मुझे कुछ टैक्सेस भी देने होते हैं, देने होते नहीं देने होते हैं, क्योंकि हर एक जो व्यक्ति है उसका कर्तव्य होता है कि वो देश की तरफ जो भी कर है उसका भुगतान करे। तो कर का भुगतान करने के बाद जो आय बचती है उसे ही कहते हैं प्रयोज्य आय। इसे प्रयोज्य आय इसीलिए कहते हैं क्योंकि यही आय है जिसको कि व्यक्ति उपभोग में काम में ले सकता है, क्योंकि कर तो देना ही होगा। यदि कर नहीं देगा, यदि कर वाली आय को भी हम आय में सम्मिलित कर लें तो वो भी काम तो नहीं आएगी उपभोग में, क्योंकि वो तो कर के रूप में देनी ही होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आय है उसमें से कर को घटा दिया जाता है तो कौन सी आय बचती है? प्रयोज्य आय। तो जो उपभोग है वो प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है, डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। प्रयोज्य आय को क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। तो हम इसको बेसिकली आय ही बोल देते हैं, प्रयोज्य आय तो नहीं बोलते, आय ही बोल देते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि उपभोग प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है, और ये भी लिख सकते हैं कि उपभोग आय पर निर्भर करता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि उपभोग प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है। जो आय की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो प्रयोज्य आय है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि C इज द फंक्शन ऑफ YD। मैंने आपको बताया था D किसका है? डिस्पोजेबल इनकम अर्थात प्रयोज्य आय। अब यहाँ पर बताया भी गया है कि प्रयोज्य आय क्या कैसे ज्ञात की जाती है? आय में से कर को घटाने के बाद प्राप्त होती है। तो YD को कैसे ज्ञात करते हैं? Y में से T घटाकर, T यहाँ पर क्या है? टैक्सेस, और डी मैंने आपको बता दिया प्रयोज्य आय अर्थात डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, प्रयोज्य आय उपभोग व बचत के बराबर होती है। हमने आपको बताया था कि जो आय हमें प्राप्त होती है या तो उपभोग किया जाता है या उसकी बचत की जाती है। तो आय किसके बराबर होती है? C+S अर्थात उपभोग और बचत के बराबर होती है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो रिवाइंड कीजिए बच्चों, दोबारा सुनिए, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी हमने यही डिस्कस किया है कि जो उपभोग है वो आय पर निर्भर करता है, और आय भी कौन सी? प्रयोज्य आय। और प्रयोज्य आय कैसे ज्ञात करते हैं? जो आय है उसमें से कर को घटाकर। ठीक है, और जो आय होता है वो उपभोग और बचत के बराबर होती है। आय कौन सी? प्रयोज्य आय। ठीक है, यही हमने यहाँ पर बात की है। आगे है एक उपभोग फलन यदि सरल रेखा के रूप में है तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे? जो उपभोग फलन है वो कैसा है? सरल रेखा के रूप में। सरल रेखा के रूप में समझते हैं, एक तो वक्रीय होता है और एक सरल रेखा के रूप में। तो सरल रेखा के रूप में जो उपभोग फलन है बच्चों वो बनेगा C बराबर A + BYD। इस जो फॉर्मूले हैं इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही उपभोग फलन का समीकरण है। C बराबर A + BYD। तो हमने बच्चों ये तो पढ़ा था कि C किसका फंक्शन होता है? YD का। हमने ये जाना था ना कि उपभोग किस पर निर्भर करता है? प्रयोज्य आय पर। अब यहाँ पर ये YD तो आ गया, लेकिन ये A और ये B ये क्या है? ये भी तो हमें जानना जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पर है C बराबर A + BYD। YD होती है प्रयोज्य आय। तो जो उपभोग है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो होता है स्वायत्त उपभोग और एक होता है आय पर निर्भर। हम ये जानते हैं कि उपभोग जो आय से प्रभावित नहीं होता है वो होता है स्वायत्त उपभोग, और जो उपभोग है जो आय से प्रभावित होता है वो होता है ये BYD। यहाँ पर हम समझ लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं ये है क्या। C बराबर है उपभोग, A बराबर है स्वायत्त उपभोग, B बराबर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात उपभोग फलन का ढाल और आय में परिवर्तन और उपभोग में परिवर्तन का अनुपात। ठीक है, वो है B बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा YD। अब हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। C बराबर A + BYD ये उपभोग फलन है। C बराबर उपभोग, ये तो आप समझ ही चुके हैं। अब A क्या है? A है स्वायत्त उपभोग। तो बच्चों क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसकी आय होगी 0, तो क्या वो उपभोग नहीं करेगा? उपभोग तो अवश्य होगा, चाहे आय 0 हो चाहे वो नेगेटिव में हो। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए उपभोग करना अति आवश्यक है। तो स्वायत्त उपभोग अर्थात जो कि आय से प्रभावित नहीं होता, अर्थात आय के 0 होने पर भी कोई भी व्यक्ति का उपभोग अवश्य होगा, तो उसे हम कहेंगे स्वायत्त उपभोग। ठीक है, जो कि एक क्या है? यहाँ पर स्थिर चर है, जो कि एक से हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। तो A हो गया यहाँ पर प्लस BYD। तो B यहाँ पर है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, जिसे हम उपभोग फलन का ढाल भी कहते हैं, जिसे हम MPC भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आगे इसका जो पार्ट है उसमें इसमें डिटेल में बताया गया है कि MPC क्या होती है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ये क्या होती है? B, और यही होता है उपभोग फलन का ढाल।
ठीक है, तो ये होती है वाई डी अर्थात प्रयोज्य आय। जो आय है, जो उपभोग है जो आय से प्रभावित होता है वो हो गया बी। समझ में आ गया। एक उपभोग जो कि आय से प्रभावित नहीं होता वो हो गया ए अर्थात स्वायत्त उपभोग, और उपभोग जो कि आय से प्रभावित होता है वो हो गया बी, जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, अर्थात आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाला परिवर्तन। याद दे रखा है, प्रयोज्य आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ पर क्लियर है, C बराबर A प्लस बी वाई डी क्या हुआ, A अर्थात स्वायत्त उपभोग जो कि आय से प्रभावित नहीं होता, आय के शून्य होने पर भी कुछ ना कुछ उपभोग होता है जिसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं, और बी वाई डी अर्थात जो कि आय से प्रभावित होता है, अर्थात आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाला परिवर्तन जो कि उपभोग फलन की ढाल को भी बताता है, इसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी कहते हैं। यहाँ पर क्लियर है उपभोग फलन, तो ये बनेगा आपका C बराबर A प्लस बी वाई डी उपभोग फलन। ठीक है, अब इसको आगे देख लेते हैं। समग्र पूर्ति रेखा अर्थात समता रेखा क्या होती है। तो बच्चों ये होती है 45 डिग्री की रेखा जिसे हम y बराबर C प्लस एस से दर्शाते हैं कि उपभोग आय है उसका कुछ भाग तो किया जाता है, उपभोग किया जाता है या फिर बचत किया जाता है, जिसे हम समग्र पूर्ति रेखा या समता रेखा के नाम से भी जानते हैं। और ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, 45 डिग्री का कोण बन रहा है ये, तो इस तरीके से रेखा होती है। यहाँ हमने C दिखा दिया, यहाँ पर हमने Y दिखा दिया। ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया। तो ये C प्लस एस क्या होती है, समग्र पूर्ति रेखा, अर्थात जो आय की रेखा होती है, समग्र आय रेखा भी बोल सकते हैं, अर्थात जिसमें उपभोग और बचत दोनों को शामिल किया जाता है। ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वायत्त उपभोग, जो कि हमने बताया था कि आय शून्य होगी तब भी व्यक्ति कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य करेगा, चाहे वो अपनी पहले की बचत है उसमें से करे, चाहे वो उधार लेके करे, लेकिन उसके द्वारा उपभोग अवश्य किया जाएगा, अर्थात स्वायत्त उपभोग आय से प्रभावित नहीं होता। आय शून्य होने पर भी व्यक्ति कुछ ना कुछ उपभोग करता है जिसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं। इससे स्थिर उपभोग चर ए द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। मैंने बताया था ना, स्थिर चर ए जिसके द्वारा इसको अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर दिखाए, ये आय है तो आय यहाँ पर शून्य है, तो यहाँ पे इतना होगा, इतना इतना इतना, अर्थात स्वायत्त उपभोग इनमें से कहीं से भी शुरू हो सकता है कि व्यक्ति कितना उपभोग करता है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर 0 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है, तो हमने मान लिया स्वायत्त उपभोग आय के शून्य होने पर कितना है, 50। कितना है, 50 उपभोग है, तो 50 से ही हमारा उपभोग फलन शुरू होगा, क्योंकि ये स्थिर चर है जिसको कि हम इससे शो करते हैं। ठीक है, जो कि आय के शून्य स्तर पर दर्शाया जाता है। समझ में आ गया, ऑल क्लियर कि स्वायत्त उपभोग क्या होता है। अब आय का वह स्तर जहां बचत व अबचत बराबर होते हैं, अर्थात शून्य होती है, y बराबर C होता है, उसे ब्रेक इवन स्तर कहा जाता है। अब देखो हम ये डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये हमारा है y बराबर C प्लस एस, यहाँ पर हमने दिखाया था कंजप्शन, यहाँ हमने दिखाई थी आय, ये हमारा x अक्ष, ये हमारा हो गया y अक्ष। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको बताया गया था स्वायत्त उपभोग के बारे में कि स्वायत्त उपभोग जो कि आय के शून्य होने पर भी होता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं आय है 100, 200, 300, 400, ये आय है। अब उपभोग भी हम यहाँ दर्शाते हैं 50, 100, 200, 150, इसको मिटा के एक बार सही कर ले। 150 और 200, ये हमने उपभोग मान लिया, ये हमने आय मान ली। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि आय के शून्य पर स्वायत्त उपभोग है हमारा 50। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो 50 से ही हमारा उपभोग फलन स्टार्ट होगा। कहने का मतलब है जो हमने C बराबर A प्लस बी वाई बताया था वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं C बराबर A प्लस बी वाई, अर्थात ये हमारा क्या है, उपभोग फलन, जो कि एक क्या है, बढ़ती हुई सरल रेखा होती है, और इसके अंदर ये जो चीज है वो दिखाती है A को, स्वायत्त उपभोग को, अर्थात शून्य आय होने पर भी, यहाँ पर आय शून्य है तब भी कुछ ना कुछ उपभोग किया जाएगा, और स्वायत्त उपभोग से ही उपभोग फलन स्टार्ट होगा। जो उपभोग फलन की रेखा है वो स्वायत्त उपभोग से ही शुरू होगी, ना कि मूल बिंदु से। तो ये हमारा होगा C प्लस A प्लस बी वाई, जो कि दिखा रहा है कि स्वायत्त उपभोग तो क्या होता है, आय के शून्य होने पर भी होता है, और जैसे जैसे आय बढ़ती चली जाती है उपभोग बढ़ता चला जाता है।
आगे बच्चों समझ में। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि आय का वह स्तर जहाँ बचत व अबचत बराबर होते हैं अर्थात शून्य होती है, वह y बराबर c होता है। अब आप यहाँ पर अच्छे से देख लें बच्चों, ये हमारी हो गई आय रेखा, ये हमारी हो गई उपभोग रेखा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है जहां पर y बराबर क्या हो गए c, समझ में आया, यहाँ पर हो गया y बराबर c, अर्थात कोई बचत नहीं हो रही, बचत जो सेविंग है यहाँ पर हो रही है शून्य, क्योंकि जितनी आय है उतना ही क्या है, उपभोग है। समझ में आ रहा है, ये हमारी है 100, कितना है ये 100, कि यहाँ पर 100 ही तो क्या है, आय है, और 100 ही क्या है, बचत है। तो यहाँ पर y बराबर c है अर्थात बचत शून्य है। अब हम नीचे इसके बचत रेखा भी बना सकते हैं आराम से, कि यहाँ पर ये हो गई हमारी बचत शून्य, इससे जो नीचे है ये हमारा हो गया बचत रेखा, यहाँ हमें दिखा देंगे S, यहाँ हम दिखा देंगे Y। तो कहने का तात्पर्य, ये डायग्राम आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगा, आप बुक में से भी इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ y बराबर c है अर्थात बचत क्या है, यहाँ पर शून्य है। क्या है, कितनी है बच्चों, यहाँ पर बचत शून्य है। और इससे पहले हम यदि देखें तो बचत क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों, क्योंकि इससे पहले की स्थिति हम देखें तो यहाँ पर क्या है, y तो है कम, y तो है कम और कंजप्शन है अधिक। कहने का तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है कि ये जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन बिंदु। ब्रेक इवन बिंदु वो होता है जहां पर y बराबर c होता है अर्थात उपभोग बराबर बचत होता है। इस बिंदु से पूर्व, ये जो ब्रेक बिंदु है इसको हम ई से दर्शा देते हैं, मानो ब्रेक इवन बिंदु से पूर्व आप देख रहे हैं y तो है कम और c है अधिक, अर्थात c तो होती है ज्यादा और y होती है कम, अर्थात आय से अधिक उपभोग होता है। क्या हो रहा है, आय तो है कम और उपभोग है ज्यादा, तो इसीलिए क्या होती है, बचत तो होगी नहीं बल्कि क्या होगी, अबचत। इसीलिए बचत कैसी होती है, यहाँ पर ऋणात्मक, इससे पहले बचत होती है ऋणात्मक। अब जहां पर y बराबर c हो जाता है अर्थात आय बराबर उपभोग हो जाता है, वहां पर होती है बचत शून्य। समझ में आया, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अर्थात इस बिंदु के बाद आय तो है अधिक और बचत, उपभोग है कम। इस बिंदु के बाद आय तो है अधिक और उपभोग है कम, अर्थात क्या होती है, बचत होती है, और बचत यहाँ पर इसके बाद होती है धनात्मक। यही बात सारी यहाँ पर कही गई है कि आय का वह स्तर जहाँ बचत और अबचत बराबर होते हैं अर्थात y बराबर c अर्थात आय बराबर उपभोग होता है, उसे ब्रेक इवन स्तर कहा जाता है। ब्रेक इवन बिंदु के पूर्व अबचत अर्थात बचत कैसी होती है, ऋणात्मक, अर्थात आय तो होती है कम और उपभोग होता है अधिक। और ब्रेक इवन बिंदु के पूर्व ब्रेक इवन बिंदु के पूर्व क्या होती है, अबचत अर्थात y होती है अधिक और ये होता है c। यहाँ पर अबचत की जगह बच्चों आएगा बचत, कि ब्रेक इवन बिंदु के पश्चात, सॉरी पूर्व की बजाय यहाँ पर आएगा पश्चात, कि ब्रेक इवन बिंदु के पश्चात जो क्या होती है, बचत होती है, अर्थात आय तो होती है अधिक और उपभोग होता है कम। समझ में आ गया। इसको एक बार और देख लो आप कि ये ब्रेक इवन बिंदु है, ब्रेक इवन बिंदु से पूर्व जो आय तो है क्या, कम और उपभोग है अधिक, अर्थात होगी अबचत। और ब्रेक इवन बिंदु के बाद आय तो है अधिक और उपभोग है कम, अर्थात होगी बचत। समझ में आया, ब्रेक इवन बिंदु के पूर्व अबचत और ब्रेक इवन बिंदु के बाद बचत। ब्रेक इवन बिंदु के पूर्व क्या होगी, उपभोग अधिक और आय कम, और ब्रेक इवन बिंदु के बाद उपभोग कम और आय अधिक। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ब्रेक इवन बिंदु है वहां पर y बराबर c अर्थात उपभोग बराबर आय होती है। इस बिंदु के पूर्व अर्थात ब्रेक इवन बिंदु के पहले आय तो कम और उपभोग अधिक, और इस बिंदु के पश्चात उपभोग क्या होगा, उपभोग तो होगा कम और आय होगी अधिक। तो आप समझ पाएंगे कि, और इसी से हमने यहाँ नीचे बचत वक्र बना दिया है, जो कि पहले तो ऋणात्मक होता है और उसके बाद वो शून्य होकर बढ़ता चला जाता है। किसके अनुसार, y बराबर c के अनुसार। जो y और c उपभोग फलन आय वक्र और उपभोग वक्र है ना हमारे, उसके अनुसार से ही बचत वक्र बना है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे कि बचत फलन क्या होता है।
तो बच्चों समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बी के बारे में बात की थी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसके अलावा होती है औसत उपभोग प्रवृत्ति। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको ये उपभोग फलन का जो समीकरण है C बराबर A प्लस बी वाई, वाई बराबर C प्लस एस, ये जो भी हमने समीकरण पढ़े हैं, ये डायग्राम हमने पढ़ा है और आपके बुक में ये डायग्राम और भी अच्छे से क्लियर दे रखा है। इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये जो बताया है ब्रेक इवन स्तर क्या होता है, ये सब पेपर में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।